तो भाई आज शुरू करते हैं हम लोग काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए, काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो आपने पहले इसका जूनियर फॉर्म आपने 9th-10th में देख रखा है। काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन हेडिंग है काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन वही है जो आप बचपन में पढ़े थे, v बराबर u प्लस टी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s और s n इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। चौथी वाली आपने नहीं सुनी है अभी तक, ठीक है। बट मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बढ़ा के बता रहा हूँ। तो इसमें 2 बातें बतानी है। पहली बात जो आप लोग अक्सर अपने दिमाग में नहीं रखते हैं वो ये बात ये है कि ये फॉर्मूले आखिर लगाए कब जाते हैं। अगर कभी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है और वो एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तभी ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ये बात आपने बचपन में अगर ऑब्जर्व नहीं करी तो अब आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेगी और हम आपको बार बार इस बात को याद दिलाएंगे। मतलब क्वेश्चन जब भी लगवाएंगे तो आपसे कहेंगे कि देखिए इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस वजह से हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ब्ला 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 ये सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक फंडा हमेशा के लिए रहना चाहिए। ये अभी हम एक फ्लो चार्ट भी फ्यूचर में आपको हो सकता है इसी टर्म में या अगले टर्म में आपको पढ़ाएं। एक फ्लो चार्ट है जिसमें ये हम पूरे काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूले लिख के हम एक सिस्टमैटिक हिसाब से आपको बता देंगे कि अगर ऐसा है तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, ऐसा है तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर ही ऊपर अगर बता दूं तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो इकलौता फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्यूचर में हम जो फ्लो चार्ट बनवाएंगे उसमें सब लिखा हुआ होगा, ठीक है। बस अपने दिमाग में बसा ले, क्योंकि लिखे हुए से कोई मतलब नहीं है। जब तक याद नहीं होगा तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, तुम चाहे इतना लिख लो, ठीक है। तो अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा एक फॉर्मूला, एक आइडिया, एक कंसेप्ट, एक फंडे की तरीके कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक ही फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके अलावा दूसरा फॉर्मूला लग नहीं सकता, ठीक है। आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, बेकार की बात है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, बेकार की बात है। आई बात समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आई बात समझ में? कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएशन वाले लगते हैं। ये सब मतलब एक एक करके आपके सामने आएगा। मैं अभी डराना नहीं चाहता, सिंपली बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टेप 1, काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3 होती है जो आप बचपन से जानते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी से चौथा इक्वेशन बनाया गया है s nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। सपोज कोई कह रहा है कि हम चल रहे हैं किसी एक्सेलरेशन से, तो बताइए 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो किया जा सकता है। दूसरी बात जो आपको मैं बतानी वो ये है कि ये फॉर्मूले आपने हमेशा बिना वेक्टर नोटेशन के आज तक देखे हैं। वास्तविकता में ये सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में होते हैं। ये सब के सब फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म के हैं, ठीक है। आपको 9-10 तक ये फॉर्मूले बताए गए बिना वेक्टर नोटेशन के, क्योंकि इजी पढ़ाना था, दैट्स व्हाई, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आपने काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखिए इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे, इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे, इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट its acceleration remains constant, if a body moves in such a way that its acceleration remains constant, if a body moves in such a way that its acceleration remains constant, ठीक है, comma then the equations
then the equations v is equal to u plus v is equal to u plus at, यानी जो चीजें वेक्टर है उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना है. Then the equations, number 1 v is equal to u plus at, number 2 s is equal to ut plus half at square, and third v square यानी v वेक्टर का स्क्वायर. ठीक है, u वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट s वेक्टर, क्रॉस नहीं डॉट. आई बात समझ में. तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला होता है s nth वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस a by 2n minus 1. ये आपके लिए नया है. ठीक है, ये 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में, 20वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इतना लिख लिया. इसके नीचे लिखेगा आर कॉल्ड काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसमें ये 3 बेसिक हैं, बेसिक इक्वेशंस. चौथी इससे डिराइव्ड है, चौथी जो है वो डिराइव्ड है इन्हीं 3 से. ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने हेडिंग बोली है आपके लिए, काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें हमने बोला कि इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. तो प्लीज अंडरलाइन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. इससे आपको ये याद आता रहेगा कि ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. ठीक है, कॉमा देन द इक्वेशंस v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v is equal to u square plus 2a, s is equal to u plus a by 2 2n minus 1 are called kinematical equations of motion. मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि u क्या है, v क्या है, a क्या है. चलो फिर भी बता देता हूँ. v is final velocity, u is initial velocity, a is गलत constant acceleration. ऐसे बोलना सीखो तो याद आएगा बात का. constant acceleration, t is गलत टाइम इंटरवल, t is टाइम इंटरवल, s is डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, u is इनिशियल वेलोसिटी, t is टाइम इंटरवल, a is कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t is टाइम इंटरवल, v is फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, a is कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s is डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. ठीक है, s nth is डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 8वें सेकेंड में, 10वें सेकेंड में. 10वां सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है ना. यहाँ पे क्या है, t का मतलब 10 सेकेंड. अगर t इक्वल टू 10 सेकेंड लिखा है तो मतलब शुरुआत से लेके 10 सेकेंड पूरा टाइम इंटरवल हो गया. तो यहाँ पे 2th लिखा है, 2th सेकेंड मतलब केवल दूसरे सेकेंड में कितना काम हो रहा है, दूसरा सेकेंड 1 सेकेंड है ना. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, n क्या है, दैट सेकेंड, जिस सेकेंड की बात हो रही है. ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है. हम आज की डेट में भी हम विदाउट वेक्टर नोटेशन ही ये फॉर्मूले यूज करेंगे. सवाल उठता है कि भैया ये सब इतना बकवास कर क्यों दिया. इसलिए कर दिया क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो वेक्टर फॉर्म में इन इक्वेशंस को कभी कभी लिखवा लेते हैं. कहते हैं राइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखवाया. ऑल्दो हम यूज अब भी विदाउट वेक्टर नोटेशन ही करेंगे. कैसे, इक्वेशंस अब भी ऐसे ही यूज होंगी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब आपको चेंज नहीं करना है.
ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s n x इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ठीक है, आपको इक्वेशन तब भी ऐसे यूज करनी है, किंतु अब यहाँ पे पॉइंट है, एक बेसिक फंडा है जो कि अब आप लिखेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए या एक नोट लिख लीजिए, कैसे भी करके लिखिए और ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, अगर आप सुनिए, पहले समझाया दे रहा फिर लिखिएगा। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को जो कि वेक्टर फॉर्म में बेसिकली होता है, अगर आपने उस फॉर्मूले को बिना वेक्टर नोटेशन के यूज करना है तो बेशक करिए, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन के लिए प्लस या माइनस का इस्तेमाल करिए। आपने ये भी किया है, आपके लिए ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। जब आपने ग्रेविटी वाले क्वेश्चन 9th में करते थे तो आप वेलोसिटी और ग्रेविटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्लस और माइनस करते थे, वो इसीलिए होता था। ठीक है, कि आप कभी भी जब इन इक्वेशन को यूज करते हैं तो वेक्टर नोटेशन तो यूज करते नहीं है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी वन डायमेंशनल मोशन या किसी भी मोशन की अगर बात करें और आप बिना वेक्टर नोटेशन के यूज करना चाहते हैं तो आप बेशक करिए, बट दिक्कत ये है कि अगर सपोज इनिशियल वेलोसिटी आप किस तरफ है, राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो पॉजिटिव ले लीजिए, इधर ले रहे हैं तो नेगेटिव ले लीजिए, समझे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव ले लीजिए। बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लीजिए। आई बात समझ में? करना वही मैथमेटिक्स के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, इधर तो प्लस इधर तो माइनस, ऊपर तो प्लस नीचे तो माइनस। आई बात समझ में? तो लिखिए, इफ वी यूज any vector equation, if we use any vector equation without, if we use any vector equation without vector notation, if we use any vector equation without vector notation, vector notation NOTATION, vector notation, comma then we will put the values of vector quantities, we will put the values of vector quantities, vector quantities को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी वैल्यू जिसको साइन के साथ रखना है वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। देन वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को अंडरलाइन कर लीजिए, विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। दैट इज, रब कर दें इसको, दैट इज, ऐसे बना लीजिए, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस तरफ जाएंगे तो प्लस, इस तरफ जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं डेरिवेशंस ऑफ दीज इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। 9th में इनको बेसिक मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है, बेसिक मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ाया जाता है। तो ग्राफिकल मेथड वाला अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, अगर फिर भी किसी को पढ़ना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पढ़ा हुआ है। तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ
काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, तो अगर ये डेरिवेशन आपको करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक दिमाग में एक रफ आइडिया एक चीज का होना चाहिए। कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी थी, चलो इतना बड़ा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बॉडी थी जो कि शुरुआत से ही मूव कर रही है, यानी इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे है ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, और इस पे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे एक बात ये भी समझ लीजिए, जो हुआ सो हुआ बोले समझते हैं, मतलब ये है कि जो चीजें इनिशियली हो जाती हैं उनको हम पास्ट में जाके बदल नहीं सकते। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। मतलब ये कि अगर बॉडी को आपने u वेलोसिटी से चला दिया है, तो अब अगर कोई आपसे फ्यूचर में आके, यानी ये पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में आपसे कोई कह दे कि ये वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, नहीं, राइट, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे लिए क्या हो गया, जो चीज हो गई सो हो गई, इसीलिए मैंने कहा जो हुआ सो हुआ। जो चीज शुरुआत में थी उस चीज को आप भविष्य में जाके बदल नहीं सकते, प्रेजेंट में नहीं बदल सकते, पास्ट में जो हो चुका है सो हो चुका है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कैलकुलस मेथड में अगर फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के यूज़ करने हैं तो कांस्टेंट का क्या रोल होता है आप जानते हैं, है ना। तो ये बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी, इनिशियल कंडीशन पर टाइम हमेशा 0 माना जाता है, ये मैंने कल बात बोली थी जानबूझ के, क्योंकि आगे मुझे ये करना था, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि शुरुआत में, उसके कुछ देर बाद हम फाइनली यहाँ पे आ गए, तो अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो आ गई वो v हो गई। इसको बदल सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट है, इस समय कितनी वेलोसिटी v, हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं, ठीक है। पहले से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई और लेके चलते तो आज हमें वही है, पढ़ाई वाला हाल है, पहले आपने क्या किया आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे एक्शंस करें तो आपका प्रेजेंट अच्छा हो सकता है, वही सारी चीज है ना। तो मान लेते हैं कि टाइम फाइनली t हो गया, आई बात समझ में। जिस समय आपने शुरू किया तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 था, भाई आपने चलना शुरू किया ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अभी के समय में डिस्प्लेसमेंट कितना है, s हो गया। अगर आप ये 3 बातें याद रखेंगे तो अब आप तैयार हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब हम पहला केस देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस 80। किसी भी डेरिवेशन को प्रिपेयर करने के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। स्टार्ट, आप डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे वो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि आप अपने आप दिमाग लगा ले जाएंगे। फिनिश यानी अल्टीमेटली फॉर्मूला लाना क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं याद होगा कि अल्टीमेटली लाना क्या है तो आप कुछ भी करके चले जाओगे, ठीक है। और रह गया ट्विस्ट। कभी कभी डेरिवेशन करने के दौरान या कैलकुलेशन करने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपका रास्ता भटक सकता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। तो डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस 80 की शुरुआत होती है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। और ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो dv अलग हो गया और a इंटू dt अलग हो गया, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड माय डियर वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। आपको याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल वाला पार्ट अलग रख लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। आएगा समझ में? भाई v क्या है? टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और v क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज व्हाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब अलग अलग हो गए तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल। चलिए, इसके बाद अगला स्टेप हमेशा इंटीग्रेशन होगा, पक्का। लिमिट ऊपर लिखी हुई है पहले से, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ये dv हो गया, इंटीग्रेशन a dt हो गया। जो वेरिएबल है, जैसे v वेलोसिटी वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी की लगेगी। वेलोसिटी की लिमिट है u से कैपिटल V तक, समझ में आया? इसी प्रकार d के साथ यहाँ t लगाए, टाइम की लिमिट्स क्या है? 0 से t तक। अब जो जो कुत्ते का नाम नहीं है, यहाँ जो चीजें कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए आप। मुझे तो फिलहाल एक्सेलरेशन दिख रहा है। ये हो गया u और ये हो गया v, ये हो गया dv, a हो गया बाहर। इसीलिए देखो कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि पहले से ही पता हो कि क्या क्या कांस्टेंट है, राइट? अगर आप पहले से ही ध्यान लेके ना चलते, देखो यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है कि अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके नहीं चलूंगा तो ये स्टेप नहीं कर पाएंगे, और अगर ये स्टेप नहीं कर पाएंगे तो ये फॉर्मूला भी नहीं ला पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब a की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये हो गया dt, यहाँ पे 0 से लेके t तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसको 1 कह सकते हैं, यहाँ भी 1 कह सकते हैं। यहाँ वाले 1 को क्या लिखा जा सकता है? v की पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल v है क्योंकि, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है? t की पावर 0। ठीक है, अब आगे अगर ये पावर 0 है तो v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, डब्बा लग जाएगा, u से लेके v तक हो जाएगा। a ऑलरेडी बाहर है, t का करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 से लेके t। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे भी कहा था कि अब हम जब करेंगे तो आप धड़ाधड़ कार्य चालू ही कर देंगे। हो गया? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चलो इतनी दया कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, यहाँ पे a ऑलरेडी बाहर है, अपर लिमिट t के प्लेस पे t है तो t ही रहेगा, माइनस t के प्लेस पे 0 है तो ये हो गया v माइनस u बराबर at, तो v बराबर u प्लस। तो फिनिश है ये याद होना चाहिए था। स्टार्ट था ये और ट्विस्ट से भरा हुआ है। शुरुआत के 2 लाइन 3 लाइन ये ट्विस्ट से भरे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल करके तुरंत इंटीग्रेशन लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन के लिए कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 करके ही आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद आगे केवल मात्र कैलकुलेशन है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपको ये भी नहीं आती तो ये भी पता होना चाहिए। ये है स्टार्ट, ये है ट्विस्ट और ये था फिनिश। चलिए हम डिराइव करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। डेरिवेशन सेकंड नंबर है, डेरिवेशन ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला है अपने पास वो है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसका स्टार्ट यहाँ से आता है। वी नो दैट v is equal to ds upon dt,
ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट। ठीक है, अगला स्टेप आप अगर यहीं पे याद कर चुके हो तो अगला स्टेप याद हो गया आपको कि हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है। ds बराबर v dt हो गया। फिर अगर आपको याद है तो पता है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड होना चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। ठीक, इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल s है, अब इसको मैं ट्विस्ट नहीं मानता हूँ क्योंकि आपको अगर यहाँ पे याद हो गया तो यहाँ तक का आसान है। d के साथ s है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी 0 से लेके कैपिटल S तक, और ये u से लेके v तक। अब आया ट्विस्ट। अब मैं ट्विस्ट की बात करता हूँ। ट्विस्ट ये है कि v के प्लेस पे u प्लस 80 रख देना है। ऐसे ही क्लास 9th में भी डेरिवेशन थे। जब पहला आपने v बराबर u प्लस 80 प्रूफ कर लिया होता है तो दूसरे में यूज हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज, मतलब ये ब्रैकेट में नहीं है, मैं बस ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये ट्विस्ट वाला पोर्शन। बिकॉज v की वैल्यू u प्लस 80 लिखी जा सकती है, राइट। देयरफॉर ये वाला तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक ds बराबर इंटीग्रेशन u से लेके v तक, v की जगह पे u प्लस 80 और a dt होगी। अब नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करी जाती है, क्या इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक, यहाँ पे s की पावर 0 ds मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, बोलो। ठीक, अब यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, ये भी सिखाया था u से लेके v तक, सॉरी यहाँ तो लिमिट टाइम की लगनी चाहिए ना, सॉरी यहाँ d के साथ क्या लिखा हुआ है t, तो लिमिट काय की लगनी चाहिए 0 से लेके t तक। बताते नहीं है आपको, 0 से लेके t तक हो गया, 0 से लेके t तक हो गया, लास्ट में ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब u dt अलग और 0 से t तक a इंटू t इंटू dt अलग। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, मुझे तो u कांस्टेंट दिख रहा है, a कांस्टेंट दिख रहा है। u कांस्टेंट है, यहाँ पहले बता दिया था मैंने। ठीक है, बार बार हम उसी चीज को खोज नहीं सकते। चाहो तो इंटीग्रेशन तुरंत कर लो, चाहो तो बाद में करना सबका साथ में। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो बाद में एक साथ ही कर देंगे। ये हो गया ds, u बाहर आ जाएगा 0 से लेके t तक dt। अब देखो कुछ नहीं बचा, t की पावर 0 मान लो। यहाँ पे a बाहर आ जाएगा 0 से लेके t तक, t बाहर नहीं आ सकता बिकॉज t इज वेरिएबल, तो t dt, t की पावर यहाँ कितनी है 1। अब एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तो केवल s आएगा 0 से लेके s तक। ये u है, ये केवल t आएगा 0 से t तक। ये a है, ये t²/2 आएगा 0 से लेके t तक। व्हाट द पॉइंट, डायरेक्ट किया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। a/2 अलग कर लीजिए, बाय 2 बाहर निकाल लीजिए, t की जगह पे t तो t² माइनस 0 का स्क्वायर। क्या आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ a। शुरू हो गया, छापिए। अब जो बात है, बात ये है कि मामला जो स्टार्ट वाला है वो रिपीट हो रहा है। मतलब ये आपको याद करने में आसानी होगी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी है v = u + 80 से शुरुआत करके, तो थर्ड इक्वेशन भी आपकी यहीं से शुरू होगी।
और सेकेंड वाली जो आपने v इज इक्वल टू ds अपॉन dt से करी है शुरुआत करके, तो फोर्थ भी यहीं से शुरू होगी। मतलब एज मच एज पॉसिबल याद करने की जो तकनीक है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as डिराइव करना है, ठीक है। और बल्कि फोर्थ वाली जो डेरिवेशन है आपको बता दें पहले ही से, कौन सी वाली है, sin is equal to u plus a by 2 वाली, उसमें तो ये समझो कि बस केवल लिमिट हल्की सी चेंज हो जाती है, बाकी पूरा डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम, ठीक है। मतलब फोर्थ वाला डेरिवेशन केवल लिमिट चेंज करने का भर का खेल है, बस इतना करना है। यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे तो बस ये प्लेस की अगर लिमिट कोई याद रखे या समझ जाए, ठीक है, तो बाकी केवल कैलकुलेशन बचेगी उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड वाला मैं यहीं से शुरू करूंगा, फोर्थ वाला मैं यहीं से शुरू करूंगा, इतना फिलहाल हम लेके चलते हैं मोटा। तो थर्ड डेरिवेशन शुरू, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की मैं बात करता हूँ, ठीक है। कहाँ तक सेम है, यहीं से शुरू होगा, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt से यहाँ से शुरू होगा, और वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे पहले स्टेप पे नहीं लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ, यहीं पे आता है इसका ट्विस्ट, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। मैं जानबूझ के पूरा रब करके नहीं कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर इसको करना क्या है, आपको इसका जो ट्विस्ट वाला पार्ट है, चलो मैं अलग लाइन में लिखूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। a इज इक्वल टू dv आपका लिखा हुआ है और dt यहाँ कर दीजिएगा, बस ds का न्यूमरेटर और ds का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये है ट्विस्ट। इससे होना क्या है, इससे होना ये है, implies that a बराबर ds अपॉन dt, ये बन गया v, और बाकी का dv अपॉन ds अपनी जगह पे विद्यमान है। बस ये है आपका ट्विस्ट, इसके आगे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी आपने एक्सेलरेशन का बेसिकली देखा जाए तो एक नए तरीके का फॉर्मूला इजाद कर दिया। लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले तो इसको भी याद करके जाते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन फिलहाल अभी हमारी जरूरत नहीं है, जिसमें ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया v dv बराबर a इंटू ds। अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के लिए v dv ये है और इंटीग्रेशन a ds ये है। यहाँ पे v है लिमिट, तो ये u से लेके v तक हो जाएगी। यहाँ पे s लिमिट है तो 0 से लेके s तक हो जाएगी। जो कांस्टेंट है उसको प्लीज बाहर निकालते हैं, a कांस्टेंट है, हम बाहर निकालते हैं। ये इसकी पावर 1 है, v कांस्टेंट नहीं होता, u कांस्टेंट होता है, मैंने उस वक्त भी चर्चा करी थी। u कांस्टेंट है, v नहीं बदल सकते हैं। तो चलो एक साथ ही इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया u से लेके v तक, v की पावर 1 dv, और ये हो जाएगा a बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है, 0 से लेके s तक, और ये ds, और यहाँ पे s की पावर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक, a बाहर आ चुका है, s 0 से लेके s तक, कोई दिक्कत। अपर लिमिट रखेंगे तो v के प्लेस पे कैपिटल v स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा s माइनस 0। अल्टीमेटली आप समझ ही गए होंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम चौथे डेरिवेशन की बात करेंगे, डेरिवेशन ऑफ s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। चलिए इक्वेशन नंबर 4 को डिराइव करने के लिए हम कुछ बातें आपको बताते हैं। डेरिवेशन ऑफ s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये डिराइव करना है।
इसको अगर आप समझ गए जरा सी बात जो आपको हम समझाने जा रहे हैं तो बड़े आराम से आप समझ जाओगे। देखिए इतना समझिए आप, मान लीजिए कि ये कुछ स्टेप्स हैं सीढ़ियों के, मान लीजिए या कदम मान लीजिए, ठीक है, यहां मान लीजिए, ठीक है। जिस समय आपने शुरू किया उस समय t = 0 था, समझिएगा बात को, और उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, ठीक है। टोटल आप जब यहां तक पहुंचे तो ये हो गया S9, नॉट 9th, S9 मतलब 9 स्टेप्स चढ़ने में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अगर हम एक सीढ़ी पीछे जाते हैं S8 हो जाएगा, है ना, चलो यहां लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया S9 और ये हो गया S8, राइट। अगर मुझसे कोई कहे कि 9th वाला जो स्टेप है वो कितना बड़ा है, अगर मुझसे कोई कहे कि बेटा बताओ जरा S9 कितना है, तो सब बता देंगे कि S9 - S8 कर लो, आ जाएगा भाई। यहां से यहां तक S9 है, यहां से एक स्टेप पीछे तक S8 है, घटा लो, आ जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो यहां तक पहुंचने में अगर हमें n सेकेंड्स लगे, सॉरी n सेकेंड्स लगे, टाइम कितना लगा हमें n सेकेंड, तो एक स्टेप पहले कितना लगा n - 1, गलत तो नहीं कह रहे, ठीक। तो यही तो मैं भी कहना चाहता हूं इसमें कि अगर मैं इसको nth स्टेप मान लूं तो ये SNth हो जाएगा। जहां पे 9 है वहां पे क्या लिख दूं n, और जहां पे 8 है वहां क्या लिख दूं n - 1, हो गई लिमिट। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको लिमिट मिल गई, क्या कि आपसे अगर nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब शुरुआत कहां से होती है Sn - 1 से, वो खत्म कहां पे होता है Sn पे। जब Sn - 1 पे आप थे तो टाइम कितना था n - 1, और जब Sn पे थे तो टाइम कितना था n, ठीक है। यानी ये पूरा डेरिवेशन सेम है, ठीक है। बस आप डिस्प्लेसमेंट में क्या ले लेंगे Sn - 1 से Sn, और टाइम कितना हो जाएगा n - 1 से n। अगर किसी को ये पल्ले नहीं भी पड़ा है और डेरिवेशन रट्टा मारना चाहता है तो कुछ नहीं, वो इतना रट्टा मार ले Sn - 1 और Sn तक, n - 1 से n तक, और बस ये चीज याद कर ले, क्योंकि आखिरी में जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा Sn - Sn - 1, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे Snth, वही तो लाना है Snth, ठीक है। शुरू करेंगे कैलकुलेशन, बाकी सब कुछ सेम है। क्या हो गया, ये हो गया Sn - 1, ये हो गया Sn, ये हो गया n - 1, ये हो गया n, ठीक है। उसके बाद ये हो गया Sn - 1, ये हो गया Sn, ये हो गया कितना n - 1, ये कितना हो गया n - 1, ये क्या हो गया n, ये क्या हो गया n, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, मक्कारी नहीं कर रहे हैं, आपको केवल ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि आप इजीली ये जो आपकी नई इक्वेशन आपके सामने आई है उसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो Sn - 1 और ये हो गया Sn। अब देखो समय आने वाला है यार, यहाँ से आगे का हिस्सा हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इतना चीजें देखो सब सेम हो गई, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट रख के बस सॉल्व करना बाकी रह गया। देखो भैया ऊपर रखेंगे तो ये Sn हो जाएगा और ये -Sn - 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा u इन ब्रैकेट t की जगह पे n हो गया -n - 1 हो जाएगा, प्लस a/2 बाहर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा n - 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये n तक था, n का स्क्वायर माइनस n - 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम Snth, बाकी सॉल्व कर लेते हो, होशियार हो, इतना समझदार हो। ये केवल इधर 1 बचेगा तो u हो जाएगा,
u प्लस a बाई 2 इसीलिए पहले बाहर कर लिया, और ये जब सॉल्व करोगे तो 2n माइनस 1 समझे।